हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल के बारे में। हमारा समर कैंप चल रहा था और हम कुछ टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि पीरियोडिक टेबल जहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक ट्रेंड्स, ये सभी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चैप्टर हमने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है। तो जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, वो जल्दी जल्दी सारी चीजों को रिवाइज कर पा रहा होगा। और जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको पता है क्लास 12 में भी इससे रिलेटेड काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे आप अलग अलग ब्लॉग्स पढ़ते हो तो वहां पर ये चैप्टर आपके बहुत काम आता है। ठीक है, इसलिए आप लोग जिसको समझ में 11th में ज्यादा अच्छे से नहीं आया था या जिसने 11th का सारा भूल चुका है, वो यहाँ पर उसे कवर कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर काफी सारी चीजें हमने डिस्कस की थी अपने लास्ट लेक्चर्स में, जहाँ पे हमने पढ़ा कि एलिमेंट को क्लासिफाई क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। ये हमारा एस ब्लॉक, ये हमारा डी ब्लॉक, ये हमारा पी ब्लॉक और ये है हमारा एफ ब्लॉक। ठीक है, ये सभी हमने पढ़ा था। एस पी डी एफ सारे ब्लॉक की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जनरल। ठीक है, ये सभी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर रहे थे बच्चों, अलग अलग जो साइंटिस्ट आए, अलग अलग जो केमिस्ट आए, जिन्होंने अलग अलग पीरियोडिक टेबल दी, उनकी यानी कि पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के बारे में हमने बात की। कोई कौन साइंटिस्ट आए, इन्होंने कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल को बनाया, फिर वो फेल हुए, क्या ड्रॉबैक थे, फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, फिर ऐसे ऐसे करके हमने पूरा ये डिस्कस कर लिया था। लास्ट में हमने देखा कि हेनरी मोज़ले आए, जिन्होंने बनाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो ये सभी चीजें हमने डिस्कस कर ली। फिर हम यहाँ पर पीरियोडिक ट्रेंड्स, या हम कहें कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या क्या ट्रेंड्स होते हैं, जैसे हम कहें कि एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या है, लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में, और टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप क्या है। तो वो सब हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें एटॉमिक रेडियस हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर ली थी, काफी चीजें उसमें थोड़ा बहुत हमने समझ ली थी। बाकी इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप देख लीजिए जो जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। देख लीजिए, ये सभी हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। अच्छा, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाएगी, तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, तो हम ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे सबसे पहले एटॉमिक रेडियस को हमने डिस्कस कर लिया था। काफी चीजें हम इसमें समझ गए थे। अब एक चीज हम ये समझ रहे थे लास्ट लेक्चर में, ये हम डिस्कस कर रहे थे कि द साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ अ पेरेंट एटम, यानी कि कैटायन का साइज उसके पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होगा और एनायन का साइज उसके पेरेंट एटम से हमेशा बड़ा होगा। तो ऐसा क्यों, इतना डिफरेंसेस क्यों है कैटायन और एनाइन के साइज में उनके पेरेंट एटम के साइज से? ऐसा होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के वजह से, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होना ज्यादा होना, इस वजह से होता है। देखो, अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, तो फिर तीन चीजें हम समझते हैं। चलो, तो ध्यान से देखना, पहली चीज क्या है, अगर कोई न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल एटम में क्या होगा, प्रोटॉन सॉरी हाँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। प्रोटॉन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, है ना। मान लो कोई एटम, मान लो कोई चॉकलेट हमारे पास, ये चॉकलेट है, इस हाथ से और इस हाथ से हमें चॉकलेट खींचनी है। ठीक है, या मान लो हमें और हमारे फ्रेंड को ये चॉकलेट चाहिए, तो यहाँ से पकड़ी, यहाँ से पकड़ी, अब ये चॉकलेट किसकी तरफ जाएगी, की तरफ जाएगी जो ज्यादा अच्छे से खींच पाएगा। अगर दोनों बराबर तरीके से खींचते हैं तो ये चॉकलेट कहीं नहीं जाएगी, बीच में रहेगी, यानी कि दोनों का जो नेट फोर्स था वो कुछ भी नहीं है, वो तो जीरो हो गया, क्योंकि चॉकलेट तो अपनी जगह पर ना इधर गई ना इधर गई, क्योंकि दोनों ने बराबर फोर्स लगाया। अच्छा, इसको हम आगे, ये जो एग्जाम्पल था, इसको इससे रिलेटेड आगे हम कुछ चीज पढ़ने वाले हैं। फिलहाल न्यूट्रल एटम की बात करते हैं। देखो, कोई एटम है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या है, न्यूट्रल, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही क्या है, बराबर है। तो एटम का जो साइज है वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज भी उतने हैं, नेगेटिव चार्ज भी उतने ही। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई। सेकेंड पॉइंट है, किसी कैटायन में
अगर हम कैटायन की बात करते हैं, कैटायन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, तो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होता है उसे कैटायन कहा जाता है। तो कोई भी कैटायन अगर है तो कैटायन में क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या है ज्यादा इलेक्ट्रॉन से। अब कोई एटम ऐसा है जिसमें प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्या होगा, जैसे मान लो कोई एटम है, ये प्रोटॉन है तो प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है, इलेक्ट्रॉन क्या है, कम ही है, प्रोटॉन ज्यादा है, कम इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन ज्यादा है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर बराबर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थे न्यूट्रल चार्ज में, तो जितने प्रोटॉन खींच रहे होंगे उतने इलेक्ट्रॉन भी खींच रहे होंगे, दोनों के बीच में बराबर अट्रैक्शन होगा। लेकिन जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होने का क्या मतलब है, कि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि ज्यादा प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कम है, कम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे और बहुत अच्छे से वो अपनी तरफ खींच पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर है, जिसको हम जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं, जेड इफेक्टिव का मतलब ही है एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग जेड इफेक्टिव से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो दूसरी चीज क्या है कि प्रोटॉन की संख्या अगर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिस वजह से क्या होगा, जिस वजह से एटम का जो साइज है वो कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, यहाँ से अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये जो ऑर्बिट, ये जो शेल ऐसा है, ये शेल कहाँ चला जाएगा, धीरे धीरे इसके थोड़ा पास चला जाएगा, यानी कि शेल जो जिसका साइज इतना था, ठीक है, इसका साइज मान लो इतना था, उसका साइज अब थोड़ा कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्रोटॉन्स ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। दूसरी चीज ये हो गई। नेक्स्ट, बाकी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ये हमने पहले का पढ़ा हुआ है। तीसरा है एनायन। अब एनायन होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है प्रोटॉन से, ठीक है, एनायन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है प्रोटॉन से। एनायन हमारे पास होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, ठीक। तो एनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होने से क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, प्रोटॉन की संख्या कम है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये कम है। अब जब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, प्रोटॉन से ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, तो प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज था, जिसको हम जेड इफेक्टिव भी बाद में बोल रहे थे, कि जो न्यूक्लियस का पूरा अट्रैक्शन पावर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रोटॉन कम है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में आएगा रिपल्शन। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे तब तो प्रोटॉन, जितने मान लो 5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन को बराबर खींच रहे थे, ठीक है, बराबर 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, तो क्या हो रहा था, अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, एटम का जो साइज है वो जैसा पहले मतलब मेंटेन्ड साइज था, ठीक है। अब हमने मान लिया कि हमने क्या किया बच्चों, हमने क्या किया, हमने देखा 5 प्रोटॉन से 5 इलेक्ट्रॉन से दोनों आपस में क्या, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, अपने आप को क्या किया हुआ है, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ है, तो साइज जो है एटम का वो एक मेंटेन्ड साइज था। फिर हमने बात की कि जो प्रोटॉन है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, केवल इतनी ही रह गई। और प्रोटॉन की संख्या क्या है, ज्यादा है, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो प्रोटॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे, जिससे कि एटम का साइज जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब हमने कहा कि प्रोटॉन की संख्या कम है, अब ये प्रोटॉन है ये कम हो गए और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अपनी तरफ नहीं खींचेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यानी कि ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे। तो जब यहाँ पर ये रिपल्शन शो करते हैं तो इनके रिपल्शन की वजह से क्या होता है, दो चीजें रिपेल करेंगे, रिपल्शन से क्या होगा, अब देखो जो दो चीजें अगर अट्रैक्ट करती हैं तो एक दूसरे के पास आती हैं, साइज कम होता है, दो चीजें जब रिपेल करती हैं तो एक दूसरे से दूर जाती हैं, दूर भागती हैं, जिससे साइज में क्या आता है, इंक्रीमेंट आता है और साइज हो जाता है इंक्रीज। तो यहाँ पर हम यही कह रहे हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है, यानी कि कोई एनायन है उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे,
ठीक है। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में रिपल्शन करेंगे। ठीक है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज तो कम है, वो इतने इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रोटॉन कम है ना, इतने इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन शो करेंगे, जिस वजह से एटम का साइज बड़ा हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं, अगर हम कैटायन और एनायन की बात करें तो एनायन का साइज बड़ा होता है अपने पेरेंट एटम से, और कैटायन का साइज छोटा होता है अपने पेरेंट एटम से। क्लियर है? तो ये चीज यहाँ पर समझ में आ गई कि क्या होता है और क्यों होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया, इस एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है लिथियम और ये लिथियम पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि लिथियम का कैटायन। तो लिथियम का अगर आप साइज देखें और लिथियम के कैटायन का अगर हम साइज देखें, रेडियस देखें, दोनों के रेडियस में काफी ज्यादा अंतर है। ठीक है, वैसे हम सोडियम और सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पोटेशियम पॉजिटिव, यानी कि इनके ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट है, और इनके कैटायन अगर हम देखें, ये न्यूट्रल एटम है और ये है इनके कैटायन। तो इनके कैटायन अगर हम देखें तो कैटायन में साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये देखो, ये हमारा है Cl और ये Cl नेगेटिव। अगर आप दोनों के साइज की बात करें तो Cl का जो एटॉमिक रेडियस है वो है 0.99 एंगस्ट्रॉन, और Cl नेगेटिव का जो एटॉमिक रेडियस है वो है 1.81 एंगस्ट्रॉन। देखो, इसके कंपैरिजन में ज्यादा है ना। किस वजह से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 17 क्लोरीन में, और क्लोरीन नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 18। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर है, क्योंकि प्रोटॉन तो कम ही है, पॉजिटिव चार्ज तो कम है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने से क्या होगा, रिपल्शन क्रिएट होगा, रिपल्शन से साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब हम इनकी बात करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनकी बात जब हम करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये बनाते हैं कैटायन। ठीक है, इनके पास ये क्या बनाते हैं, कैटायंस बनाते हैं। अब कैटायन बनाने से क्या होगा, कैटायन का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, है ना, तभी तो कैटायन बनेगा। और ये क्या कर रहा है, क्लोरीन क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है ना, गेन कर रहा है। गेन करने की वजह से इसके पास क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। ये दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए इनके पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्लियर। तो पॉजिटिव चार्ज वालों के पास क्या है, यानी कि जो इनकी न्यूट्रल एटम है, यानी कि हम पेरेंट एटम कह सकते हैं। तो न्यूट्रल एटम या पेरेंट एटम जो है, उससे इनका साइज क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, कैटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा होगा, और एनायन का साइज, जैसे कि क्लोरीन का साइज जो है, क्लोरीन नेगेटिव से छोटा होगा। क्लोरीन नेगेटिव का साइज बड़ा होगा, इसका जो एनायन है उसका साइज बड़ा होगा, पेरेंट एटम का साइज छोटा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कैटायन और एनायन में ऐसा क्यों होगा ये हमने अभी डिस्कस किया, क्योंकि जब हम कैटायन की बात करते हैं, कैटायन की बात करते हैं तो कैटायंस में जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से, और जो एनायन है, एनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है प्रोटॉन से। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस का जो एक्चुअल अट्रैक्शन पावर है, जिसको हम जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं, वो ज्यादा होता है प्रोटॉन की वजह से, जिससे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो कैटायन का साइज क्या होता है, साइज डिक्रीज। जब हम एनायन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से की वजह से प्रोटॉन का जो जेड इफेक्टिव है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन जो है वो ज्यादा होता है, जिस वजह से यहाँ पर रिपल्शन की वजह से साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन दूर भागेंगे। ठीक है, दूर भागेंगे तो साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये दो चीजें हैं, तो आप ये कैटायन का और एनायन का एग्जांपल नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, जनरली व्हेन एन एलिमेंट यानी कि नॉन मेटल gains an electron its ionic radius due to decrease effective nuclear charge। ठीक है, तो जब भी कोई एलिमेंट, जैसे किसी नॉन मेटल की बात करें, वो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसकी जो आयनिक रेडियस है वो बढ़ जाएगी। रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पे जेड इफेक्टिव कम हो रहा होगा। ठीक है, जेड इफेक्टिव कम। जैसे क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन नेगेटिव की बात करें, तो क्लोरीन से क्लोरीन नेगेटिव अगर हम देखें तो कैसे बना,
क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है क्लोरीन, है ना। जैसे अभी हमने देखा, दो चीजों को कंपेयर करके देखा, जैसे हम सोडियम की बात करें और क्लोरीन की बात कर रहे थे। अगर हम सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है, तो कितना आ रहा है 2,8,1, क्योंकि 11 इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, क्लोरीन की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना आ रहा है 2,8,7। अगर हम वैलेंसी निकालते हैं, अगर हम वैलेंसी की बात करते हैं, अगर हम वैलेंसी की बात करते हैं दोनों केसेस में, तो क्या होता है, अगर हम वैलेंसी की बात करते हैं तो क्या होता है, क्या होगा, वैलेंसी का मतलब क्या है, वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी। कोई एलिमेंट या जो भी हमारा एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, यानी कि गेन, यानी कि लूज करके, गेन करके और शेयर करके जितने इलेक्ट्रॉन से अपना कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल बना सकता है, उसी को क्या कहेंगे, वैलेंसी। यानी कि वैलेंसी क्या है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, शेयर या लॉस करके कोई भी एटम स्टेबल होता है, उसी को क्या बोलेंगे, उसकी वैलेंसी बोलेंगे। जैसे हम यहाँ पर देखें, अगर इस वाले केस की बात करें तो यहाँ पर वैलेंसी कितनी हो, यानी कितने इलेक्ट्रॉन गेन, लॉस या शेयर करके ये सोडियम जो है स्टेबल हो सकता है। तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो स्टेबिलिटी का मतलब है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना, सारे नोबल गैसेस के होते हैं। इसके आउटर शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके बाद ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। अब जब इसने ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो यहाँ पर तो ये जगह खाली हो गई। ठीक है, खाली होने के बाद ये बन गया इसका आउटर शेल। अब आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि स्टेबल हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन देने मात्र से ये स्टेबल हो गया, तो 1 आ जाएगी इसकी वैलेंसी। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्लोरीन की बात करें, आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, अगर इसे कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये इसे कोई दे दे तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे तो ये 7 से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। या तो ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, जो कि ना, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है ना, मुश्किल है, नामुमकिन टाइप का ही है। ठीक है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन कैसे ये देगा, अपने शेल से इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेगा, कि वहां प्रोटॉन भी है, प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है, जितने इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, 1-2 निकलते हैं, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज से जो ये प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो और स्ट्रांग हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा टाइटली होल्ड करके रखेगा, जिससे हम 7 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकाल सकते ही नहीं है ना। हम सेम ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला यहाँ से, स्टेबल हो गया, वैसे ये भी तो 7 इलेक्ट्रॉन निकाल के 8वां ये हो जाता है इसका आउटर मोस्ट शेल, ये भी स्टेबल हो सकता था, लेकिन नहीं हो सकता ये। ठीक है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन निकालना इसके शेल से बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, किसी मांग लेगा, किसी से गेन कर लेगा। ठीक है, जिस वजह से उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। तो क्लोरीन और सोडियम अगर हम देखें तो दोनों बहुत ज्यादा क्या है, डिफरेंट है। अब सोडियम क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे करके Na पॉजिटिव कैटायन बना रहा है, वैसे ही क्लोरीन क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले करके Cl नेगेटिव एनायन बना रहा है। ठीक है, समझ में आया, अभी 1 नेगेटिव ये 1 पॉजिटिव कैसे आया, जैसे हमें पता है यहाँ पर 2 नेगेटिव क्यों आए, 2 पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दिए हैं। इसके बाद 3 पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हैं। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है इतना। तो यही हम कह रहे थे कि जो एलिमेंट, जैसे खासकर नॉन मेटल की बात करें, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इनकी आयनिक रेडियस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब ये Cl नेगेटिव है, तो आयनिक रेडियस इंक्रीज कैसे होती है, कि नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन किससे लिया है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई। इसने इलेक्ट्रॉन किससे लिया है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया प्रोटॉन से, जबकि इस सोडियम के पास, इस सोडियम को क्या हुआ, इसने किसी को दे दिया, तो इसके पास हाँ, इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, जिस वजह से ये क्या करता है, इसका साइज इंक्रीज होता है और इसका साइज होता है डिक्रीज, इस वजह से कैटायन का साइज डिक्रीज होता है और एनायन का साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम जेड इफेक्टिव बोल रहे हैं, it is defined as the net nuclear attraction towards the valence shell electron। ये क्या बता रहा है? नेट न्यूक्लियर अट्रैक्शन टूवर्ड्स द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में जो आउट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसको हम टारगेट इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, तो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके प्रति जो इसकी क्या है एक्चुअल अट्रैक्शन या नेट अट्रैक्शन है उसको शो करता है, ठीक। इन अदर वर्ड द एक्चुअल nuclear charge where the electrostatic force of attraction is being experienced by the outer electron, ठीक है। greater the effective nuclear charge, more tightly is the hold with the electron। for example in Na, जैसे Na में अगर हम देख रहे हैं इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियर चार्ज कितना है 11, यहाँ पर भी न्यूक्लियर चार्ज कितना है 11। यहाँ पर रेडियस अगर हम ध्यान से देखें तो रेडियस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। दूसरा, अनदर एग्जांपल ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक जनरली व्हेन एन एलिमेंट यानी कि नॉन मेटल गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, इट्स आयनिक रेडियस इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जब कोई नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी आयनिक रेडियस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज होती है आयनिक रेडियस? क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो डिक्रीज होता है इसीलिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको ध्यान से समझते हैं जेड इफेक्टिव को। अब यहाँ पर हो क्या रहा है ध्यान से देखेंगे। मान लो ये हमारे पास है हमारा न्यूक्लियस, इसमें है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और क्या है इसमें पॉजिटिव चार्ज, ये है हमारे इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान से देखना हुआ क्या। जैसे मान लो ये हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन का, ये दूसरे शेल का इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के बीच में तो हल्का फुल्का रिपल्शन होगा ही। अब रिपल्शन होगा तो इस एटम का साइज होना चाहिए था बहुत ज्यादा बड़ा, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो रिपल्शन होना चाहिए था। लेकिन क्या होता है देखो, ये है हमारा प्रोटॉन जिसमें है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन नहीं न्यूक्लियस कहेंगे, न्यूक्लियस में है पॉजिटिव चार्ज। अब न्यूक्लियस क्या करता है, इसके पास वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता ही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज और ये प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज, मतलब ये न्यूक्लियस क्या है पॉजिटिवली चार्ज, तो प्रोटॉन्स है जो क्या है पॉजिटिवली चार्ज, बाकी न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, उनमें कोई चार्ज नहीं होता। अब ये प्रोटॉन्स का है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स का ही बोल लेंगे, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जिसको हम टारगेट, मान लो ये हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन है, टारगेट इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जब ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएगा, ठीक है। तब तक अट्रैक्ट करेगा जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्शन है वो ज्यादा नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो इतना जेड इफेक्टिव इस पर लगेगा नहीं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, जैसे कि इसके सोडियम के केस में था कि प्रोटॉन्स क्या थे ज्यादा थे और इलेक्ट्रॉन्स कम थे, इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से प्रोटॉन ने क्या किया, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिस वजह से ये इसकी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होते और साइज जो है वो एटम का क्या होता है डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। मान लो ये था साइज, और ये जो हमने डॉटेड लाइन से बनाया है इतना साइज क्या हो गया डिक्रीज हो गया, यानी कि साइज हो गया कम। अब इसका दूसरा केस ले लेते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ज्यादा और इलेक्ट्रॉन आ गए, अभी भी ये तो क्या करेगा इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही करेगा, लेकिन यहाँ पर अब ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, मान लो इस तरीके से क्या है अलग अलग ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से क्या होगा, जो जेड इफेक्टिव होगा वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कब हो रहा है जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन है, जिस वजह से क्या हो रहा है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को सही से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे और साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा एटम का।
ठीक है, तो दो केसेस हमने यहाँ पर देखे कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है प्रोटॉन की कम, और जब प्रोटॉन की ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की कम, तो क्या केसेस यहाँ पर बनते हैं, और इसी को हम जेड इफेक्टिव बोलते हैं। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है बच्चों, जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं, इसका मतलब है एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, क्लियर। अब हम ये भी कह सकते हैं कि जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो साइज कम होगा, जेड इफेक्टिव अगर कम होगा तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं जेड इफेक्टिव, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये है कि साइज अगर बढ़ा तो जेड इफेक्टिव कम होगा, और जेड इफेक्टिव अगर बढ़ा तो साइज कम होगा। ठीक है, तो ये हमेशा काम करेगा। जेड इफेक्टिव इंपॉर्टेंट है, और इसी से रिलेटेड हम अदर ट्रेंड्स जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। रिलेटेड का मतलब है, जैसे हम साइज की बात करें तो साइज में भी हम इसी का रेफरेंस लेंगे। रेफरेंस लेने का मतलब है, जैसे हम कह रहे हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं नोबल गैसेस को छोड़ करके, बाकी जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी भी पीरियड में, तो क्या होता है, साइज जो है वो डिक्रीज होने लगता है। ऐसा क्यों, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज क्यों हो रहा है, तो साइज डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज होगा, केवल नोबल गैसेस को छोड़ करके, क्योंकि नोबल गैसेस में होती है वंडर वॉल रेडियस, जिसकी वजह से नोबल गैसेस का साइज सबसे ज्यादा बढ़ा। क्लियर है, ये नोट कीजिए इतना। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।